सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिवीजन क्लासेस। पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक कर लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी जो अदर फंक्शंस थे वो क्या थे और उसमें कितने आर्टिकल्स क्या कुछ था, वो सारा हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली रिवाइज करेंगे, पढ़ तो आप सभी ने लिया होगा। जैसे कि 1 महीने के अंदर अंदर अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी सीजीएल का, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को अडेप्ट कर लिया गया था और उसी दिन सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविज़नल पार्लियामेंट जो इसके पार्ट्स थे वो लागू कर दिए गए थे। अब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटली एनफोर्स्ड हुआ था। एनफोर्स्ड का मतलब है कि उसके सारे शेड्यूल, सारे आर्टिकल्स जो भी हैं वो सारे उस दिन लागू हुए थे। अब 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि पहले 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो इसीलिए इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चुना गया था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फंक्शंस क्या हैं, अब हम ये पढ़ लेते हैं। इसके हैं कि एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जैसे सबको पता है कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, तो उसके दौरान कोई गवर्नमेंट इंडिया में होनी भी चाहिए थी। तो उसके लिए इन्होंने एक लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, एक तो ये मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के थे। अब उसमें जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका हेड चुन लिया गया था। बाद में जब इलेक्शन हुए तो राजेंद्र प्रसाद जी को इसका हेड चुन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का। इसके वाइस प्रेसिडेंट थे 2, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अब ये ध्यान दीजिए, ये वी.टी. कृष्णमाचारी हैं। एक टी.टी. कृष्णमाचारी और आप पढ़ेंगे जो कि डी.पी. खैतन की जगह आए थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को। तो इसमें जो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के, वो थे बी.एन. राव, और जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो थे एस.एन. मुखर्जी। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट और एक प्रियम्बल था जब ये लगा। तो इसके और फंक्शंस क्या थे? ठीक है, ये हमने तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की तरह मिले थे और एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उसके हेड जो जी.वी. मावलंकर थे, ये सब हमने देख लिया। अब इसके और फंक्शंस क्या थे? इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। अब यही छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं कि ऑन विच डेट वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, ऑन विच डे वी गेन कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। तो ये डेट्स भी कभी कभी आ जाती हैं। तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को और कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हमने ली थी मई 1949 को। अब कॉमनवेल्थ मेंबरशिप होती क्या है? तो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को आप ऐसे देखें कि ब्रिटेन ने जिस पे, यानी कि जिस कंट्री पे उन्होंने राज किया था, जिस कंट्री को उन्होंने रूल किया था, उन सारी कंट्रीज़ को मिला के एक ग्रुप बनाया गया है, उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। उसमें ब्रिटेन खुद भी है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जैसे कि यूएसए भी है, इंडिया भी है, तो आप देख सकते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। उसमें से 15 वुमेन थी और ये साइन किया था 24 जनवरी 1950 को। अब टोटल मेंबरशिप की जो सीट्स थी हमारे इंडिया में पार्टीशन के बाद, वो थी 299, और पार्टीशन से पहले टोटल सीट्स थी जो, यानी कि पाकिस्तान को भी मिला के, वो थी 389, जिसमें से 296 हमारे ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी। उसमें से 292 जो सीट्स थी वो थी गवर्नमेंट प्रोविंस, और जो 4 थी वो थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि जो थी डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर, और 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। तो आगे देखते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका सिंबल एलिफेंट लिया गया था। उसकी जो कैलीग्राफी यानी कि जो लिखाई उसमें की गई है वो प्रेम बिहारी नारायण राजायदा ने की है इंग्लिश में, और वसंत कुमार वैद्य ने की हिंदी में। जो उसकी डेकोरेशन की थी वो नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारी कमिटीज़ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, और कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई है, अब उसमें अलग अलग रोल अलग अलग पर्सनस को दिए गए थे, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसको ऐसे दिया गया था। तो जैसा हम देख चुके हैं कि 8 मेजर और 13 या 14 जो माइनर थी, 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है।
तो माइनर कमेटीज़ थी। तो मेजर कमेटीज़ अगर आप देखेंगे तो यूनियन पावर कमेटी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। अब आप इसमें एक बात देखेंगे, जो भी यूनियन या स्टेट की होंगी वो जवाहरलाल नेहरू ही उनके हेड थे। तो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब जो आप देख सकते हैं कि रूल्स कौन बनाता है, सबसे बड़े थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी थी, उसके थे सरदार पटेल है। स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगेन सबसे बड़े वो किए गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप ये तो पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, तो उसके हेड ऑब्वियसली वही होने थे। एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ पे, वो थे सरदार पटेल। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें एक दो बात और एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। आप दिल्ली में अगर एम्स में देखेंगे तो इनके नाम पे एक स्पेशल ब्लॉक भी बनाया गया है। और मॉरिस जोन्स ने कहा था कि इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म की तरह है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने, और क्वासी फेडरल कहा था केसी बेयर ने। तो आपको ये 3 पॉइंट भी याद रखने होंगे। साथ साथ माइनर कमिटीज़ अगर आप देखेंगे तो कमेटी जो बनाई गई थी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके हेड थे GV मावलंकर। एडहॉक कमेटी जो बनाई गई थी सिटीजनशिप पे, वो थे S वरदाचारी। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। क्रेडेंशियल्स कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एडअप कमेटी ऑन फ्लैग के भी हेड थे। और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस जो आप देखेंगे कि वो 4 बची थी, उन पे थे B पट्टाभी सीतारामैया। हाउसिंग कमेटी के भी B पट्टाभी सीतारामैया थे। और एडहॉक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट पे थी उसके थे S वरदाचारी। एक्सपर्ट कमेटी जो फाइनेंशियल प्रोविज़न पे थी नलिनी रंजन सरकार। यहाँ SC शेड्यूल कास्ट होगी, उस पर S वरदाचारी। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि देख चुके हैं हम पहले कि नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मई 1949 को ली गई थी इंडिया के द्वारा, और नेशनल एंथम और सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को लिया गया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि फेडरल फीचर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी भी कंट्री के, जो फेडरल फीचर होते हैं वो स्टेट को भी पावर देते हैं। और जो यूनिटरी होते हैं, अब यूनिट से हम समझ सकते हैं कि सिर्फ सेंटर में पावर आ रही है, तो वो पावर स्टेट से लेके सेंटर को देता है। अब जैसे कि माइनर कमेटी आप देख सकते हैं कि ये टोटल 13 थी, तो इसमें से आपको सारी याद नहीं करनी है। आप जिस पे स्टार लगा देख रहे हैं वही सिर्फ याद करनी है। लेकिन कॉमन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर एक ये, क्रेडेंशियल्स कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑर्डर ऑफ बिजनेस KM मुंशी, और हाउसिंग कमेटी B पट्टाभी सीतारामैया। आपको सिर्फ ये थोड़ी ग्रैम अप करनी है। तो अभी हम प्रीएम्बल पे आ गए हैं, तो आज के लेक्चर में बस प्रीएम्बल और रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया? सबसे पहले US में लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, और उसकी लैंग्वेज ली गई है, जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में जिस फॉर्मेट में वो लिखा गया, जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। अब प्रीएम्बल होता क्या है? आप देखेंगे कि किसी भी बुक को अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहला पेज इंडेक्स होगा, या इंडेक्स से भी पहले एक पेज होता है जिस पे बुक के बारे में बताया गया होता है, या ऑथर अपने बारे में बताता है, या बुक में उसने क्या क्या डाला है, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने ये बुक लिखी है और इसमें डाटा डाला है, तो वो सब लिखा होता है। तो प्रीएम्बल भी कुछ वैसा ही है। प्रीएम्बल एक हिसाब से हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार है, कि आप सिर्फ प्रीएम्बल को पढ़ के एक देश की जनता और गवर्नमेंट का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो प्रीएम्बल है वो एक ID कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कहा गया N.A. पालखीवाला के द्वारा, और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप का KM मुंशी ने। तो ये प्रीएम्बल बनाया भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद था, कि ताकि उससे पता लगे कि हमारा प्रीएम्बल, अब इंग्लिश में अगर डायरेक्ट लाइन बोले तो प्रीएम्बल, इट शोज दैट प्रीएम्बल इज़ इन परफेक्ट हार्मनी विद होल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी कि इसके सोर्स ऑफ पावर्स और बाकी सब फीचर्स क्या हैं प्रीएम्बल के, तो वो हम पढ़ते हैं अभी। तो प्रीएम्बल का जो सोर्स ऑफ पावर है वो आप देखेंगे कि पीपल ऑफ इंडिया। अब प्रीएम्बल स्टार्ट कैसे होता है वो तो ने आप देखा होगा, ऑनलाइन भी देखा होगा। तो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया की तरह।
के नाम से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई कहते हैं ना, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पावर ऑफ प्रियम्बल और होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी अगर हम आगे बढ़े, प्रियम्बल का हमारा प्रियम्बल का नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब ये 5 जो की वर्ड्स हैं, ये पहले 5 नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लिखा गया। इसमें से अमेंडमेंट करके 2 ऐड हुए हैं, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर, ये बाद में ऐड हुए हैं। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, 42nd अमेंडमेंट के तहत ये ऐड हुए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि हमें पता है, और इसको पूरी तरह से एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सोवरेन स्टेट हमको डिक्लेयर करता है, यानी कि सोवरेन स्टेट होता है इंडिपेंडेंट नेशन, सोशलिस्ट यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंट्रोल्ड है। अभी थोड़ा थोड़ा हम कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि थोड़ा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, फिर भी अभी सोशलिस्ट चलेगा। फिर सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है कि कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज खुद को इस्लामिक स्टेट्स लगा देती हैं अपने आगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, और यूएई भी अपना मुस्लिम बताता है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, ये हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीट करते हैं। और डेमोक्रेटिक से मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो हेड है स्टेट का वो इलेक्टेड होता है। अब हमारा हेड जो इंडिया का है वो है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट वोट करने नहीं जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक है। और यानी कि रिपब्लिक, हेड ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड अगेन दैट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर भी देखे थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस को फर्दर ऑन अगर हम डिवाइड अप करें तो जस्टिस हमने लिया है सोवियत यूनियन से, और ये जस्टिस 3 तरह के जस्टिस प्रोवाइड करने को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब लिबर्टी किस चीज़ की, तो लिबर्टी है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन भी देखा होगा डायरेक्ट एग्जाम में कि लिबर्टी कितने तरह की और कौन सी है, तो ये है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल। फ्रेटर्निटी, अब फ्रेटर्निटी है अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब आपने ऊपर देखा था कि नेचर जो है हमारे प्रियम कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी कंट्री का वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब उसमें से सोशलिस्ट और जो सेकुलर है वो बाद में ऐड किया गया था अमेंडमेंट के तहत, उसके साथ साथ ये इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड किया गया था। अब प्रियम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है, अगेन वही बात आ गई, अभी हमने पढ़ा है ये बात, तो कि हाँ प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, और प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। इसको अमेंड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसमें ये 3 कीवर्ड ऐड किए गए थे, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। प्रियम्बल जस्टिसेबल यानी नहीं है, यानी कि आप प्रियम्बल को लेके कहीं कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते कि देखिए प्रियम्बल में ये लिखा है। तो ना तो प्रियम्बल एक पावर का सोर्स है और ना ही किसी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन डालता है।